हेलो स्टूडेंट्स, हम फलन पढ़ रहे थे और फलन एवं संबंध जो चैप्टर था इसमें हमने जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है 1.3 उससे रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहे थे। तो उसमें हमने फलन के बारे में पढ़ चुके थे। तो फलन के विभिन्न प्रकार के फलन, उनके आलेख देख रहे थे बच्चों। तो हमने लास्ट जो देखा था इससे पहले वो हमने देखा था, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है परिमेय फलन ये है। और परिमेय फलन में हमने मतलब परिमेय फलन में ये हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से परिमेय फलन होता है, लेकिन उसमें हम कई सारे उसके परिमेय फलन में भी कई सारे फलन हो सकते थे। ठीक है, तो हमने कोई एक एग्जाम्पल जो दिया गया था उदाहरण 15, तो उसमें 1/x था। तो इसका हमने ग्राफ बनाया था परिमेय फलन में। ठीक है, और इससे पहले और भी हमने कई सारे फलन पढ़े थे, जैसे कि बहुपद फलन हो गया, अचर फलन हो गया और तत्समक फलन। आगे इन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो हम नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, ठीक है, फलन ही पढ़ रहे हैं, वही जैसे हम पढ़ ही रहे थे फलन और उनके आलेख। ठीक है, और थोड़ा बहुत उनके प्रांत और परिसर। तो नेक्स्ट बच्चों जो है, और ये सब चीज़ें जो भी तुम पढ़ रहे हो ना, ये मतलब इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे फलन मतलब इनकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और ये सारे के सारे एक्सरसाइज में भले ही से डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि इनको ड्रॉ करो या कुछ करो। ठीक है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। आगे भी 11th में तो काम आएंगे, आगे 12th में भी तुम्हारे ये काम आएंगे बहुत सारी चीज़ों में। खाली संबंध में फलन वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारे चैप्टर्स होते हैं, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। आपस में सब चीज़ें रिलेटेड रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, बहुत सारी जगह पे ये आएंगी कि ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे मापांक फलन क्या है, अचर फलन क्या है। ठीक है, तो इसलिए ये नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए। और इस चैप्टर के लिए तो है ये इम्पॉर्टेंट कि इस चैप्टर में तो तुम्हें इसको पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन वैसे भी आगे के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो मापांक फलन अगर हम बोलें तो बच्चों, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, f(x) इक्वल टू मापांक फलन। मापांक को मॉड्यूलस बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन इसे बोलते हैं। तो इसे f(x) इक्वल टू, जो ये चिन्ह मैंने बनाया ना इस तरीके से, ठीक है, तो ये x है, तो इसको भी पढ़ते हैं मॉड x। ठीक है, तो इस चिन्ह को मॉड पढ़ते हैं, या फिर हिंदी में पढ़ना चाहें तो मापांक पढ़ते हैं। मापांक x मतलब x का मापांक। ठीक है, तो क्या होता है ये मापांक फलन में क्या होता है, f(x) किसके बराबर होता है, x के मापांक के बराबर होता है। ठीक है, अब हम ये x का मापांक होता क्या है, ठीक है ना, किसी भी नंबर का मापांक किसे कहते हैं, ठीक है, वो अभी हम समझेंगे आगे और डिटेल में। तो प्रत्येक x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित फलन f कहाँ से कहाँ तक होता है, जो कि परिभाषित r से और r में। ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि इसमें पहला वाला जो समुच्चय लेना है वो पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है, दूसरा वाला समुच्चय भी क्या होगा, पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं से और वास्तविक संख्याओं में ये फलन होता है। बाकी इसका क्या प्रांत होता होगा, क्या परिसर होता होगा, वो तो आगे डिसाइड होगा। प्रांत इसमें से कुछ आएगा, सारा जरूरी नहीं कि पूरा ही आए। ठीक है ना, हो सकता है पूरा भी आ जाए। ठीक है, ऐसी परिसर इसमें से ही आएगा, मतलब वास्तविक संख्याओं में से आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा ही आए। ठीक है ना, तो इसे मापांक फलन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ तो इसमें यही है ना कि ये है क्या चीज़ आखिर। ठीक है ना, f(x) बराबर मापांक x लिख दिया हमने, तो और f कहाँ से कहाँ तक है, इस मापांक फलन कहलाता है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसके बारे में आगे लिखा है। तो ये किसके बराबर होता है, x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए f(x) x के बराबर होता है। ठीक है ना, x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए। अभी इसको मैं ऐसा करता हूँ, एक आगे और ये इसको हमें f(x) बराबर ये लिखा है ना। ठीक है ना, तो इससे हमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इसको और एक्सपेंड करके लिखेंगे इसी डेफिनेशन को। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को और अच्छे से मैं लिख रहा हूँ बिना मॉड के, बिना मापांक के। ठीक है, तो उससे हमें समझ में आ जाएगा बिल्कुल कि क्या ये डेफिनेशन इसकी है, किस तरीके से ये परिभाषित है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, इससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी है, तो क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं। f(x) इसके बराबर होता है, तो x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए f(x) x के बराबर होता है। x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए, ऋणोत्तर का मतलब होता है जो ऋण ना हो। ऋण ना हो का मतलब या तो धन हो या जीरो हो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि x क्या हो, ठीक है, इसका मतलब है कि यदि x क्या है, या तो जीरो से ज़्यादा है या जीरो है, तो इसका मतलब है ऋणोत्तर है, मतलब ऋण नहीं है।
ठीक है। तो x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए f(x) किसके बराबर होता है, x के बराबर। तो देखो f(x) बराबर कितना होगा, x होगा। कब, ध्यान से सुनो, f(x) बराबर x होगा कब, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 या 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या लिखा है, परंतु x के ऋण मानों के लिए f(x) का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है। लेकिन अगर x के ऋण मान लें, अब ये देखो x का ऋण मान, x की वैल्यू क्या, 0 से कम है, 0 से कम ऋण ही तो होता है, ठीक है। इतना तुम्हें पता ही होगा, 0 से कम जो संख्याएं होती है वो सारी ऋण होती हैं, 0 से ज़्यादा संख्याएं क्या होती है, धन होती हैं। तो ऊपर जो देखा था 0 से ज़्यादा था या 0 था तो क्या था, वो धन था, मतलब ऋण नहीं था, इसीलिए बोल रहे थे ऋणोत्तर है। ऋणोत्तर का मतलब ऋण ना हो, तो ये वाली कंडीशन ऋणोत्तर वाली है। उस केस में f(x) का मान x ही के बराबर होता था, ठीक है। किसी भी का भी प्रतिबिंब हम निकालेंगे, मान लो 5 का प्रतिबिंब है तो 5 ही आएगा, 6 का निकालेंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या हो, अगर परंतु x के ऋण मानों के लिए f(x) का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है। लेकिन अगर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, x की वैल्यू अगर ऋण है, तो उस केस में f(x) का मान कितना होता है, f(x) का मान x के मान के ऋण के बराबर होता है, तब -x आता है आंसर। तब x का प्रतिबिंब कितना आता है, माइनस। अगर प्लस हो तो x का प्रतिबिंब +x आता है, और माइनस हो तो x का प्रतिबिंब -x आता है, ठीक है। लेकिन बच्चों मैं इसमें बता दूं तुम्हें, ओवरऑल जो इसका आंसर होता है, ठीक है, वो हमेशा प्लस में आता है। एक मापांक फलन की खास बात होती है, ठीक है। मापांक फलन का जो परिसर होगा, ठीक है, मतलब f(x) की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे तुम कोई भी वैल्यू रखो, x की वैल्यू +5 रखो या -5 रखो, इसको सॉल्व करने के बाद +5 ही आएगा, ठीक है ना। f(x) बराबर, जैसे अगर देखो ये हमें पता है ना, हम इसको एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। f(x) बराबर हमें पता है कि ये फलन हमने अभी पढ़ा। तो मान लो अगर हमें चाहिए f(5) चाहिए, ठीक है ना, तो इसका मतलब है mod 5, तो mod 5 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 5 ही आती है, ठीक है ना। f(6) चाहिए, मान लो mod 6, तो mod 6 की वैल्यू भी कितनी आती है, 6 आती है। ऐसे ही मैं अगर बताऊँ यहाँ पे, ऐसे अगर नेगेटिव वैल्यू भी रखें, अगर -5 रख दूँ, तो बच्चों क्या होता है, इसमें नेगेटिव मापांक की खास बात होती है कि इसका आंसर, नेगेटिव वाले का भी आंसर क्या आता है, पॉजिटिव ही आता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं -6 की बात करूं तो नेगेटिव का आंसर कितना आता है, पॉजिटिव ही आता है। तो तुम्हें बिल्कुल ये याद रखना है कि मापांक फलन में क्या होता है, मापांक के अंदर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, वो लास्ट में क्या आता है, आंसर कितना आता है, पॉजिटिव आता है इसमें हमेशा, ठीक है ना। इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने तुम्हें समझाया कि इसका आंसर पॉजिटिव आता है, लेकिन कभी कभी इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर पॉजिटिव आता है तो फिर यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिखा है, ठीक है। तो मैं ये बता देता हूँ, यहाँ पे भले ही तुम्हें लग रहा हो कि ये नेगेटिव है, लेकिन असली में ये भी पॉजिटिव है। कैसे, देखो मैं ये वाली कंडीशंस कैसे लगी हैं, देखो ये वाली कंडीशन इसकी वजह से लगी हैं। देखो अब ध्यान से मैं इसकी मदद से इसको करके दिखाता हूँ तुम्हें, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे f(5) मैंने जब किया, ठीक है ना, f(5) किया, ठीक है। अब मैं मॉड नहीं लगा रहा डायरेक्ट, या मॉड यहाँ पे केवल लगा लेता हूँ, लेकिन आंसर लिखने के लिए मैं इसकी वैल्यू, इसका यूज़ करूँगा मैं, ठीक है ना, आंसर के लिए इसका यूज़ करूँगा। तो क्या था, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, f(x) की वैल्यू कितनी होती है, x ही होती है, ठीक है। मतलब जो यहाँ लिखा है वो यहाँ पे लिख देते हैं, कब, अगर x की वैल्यू क्या हो, 0 से ज़्यादा हो या 0 हो, x की वैल्यू 0 से ज़्यादा मतलब x की वैल्यू धन हो, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 0 से ज़्यादा का मतलब होता है धनात्मक, x की वैल्यू अगर धन है तो f(x) बराबर x होता है, मतलब जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 5 लिखा है ना, तो आंसर कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। ये x है ना, तो यहाँ पे आंसर 5 आना चाहिए। ऐसे ही बच्चों ये 6 f(6) है, तो यहाँ पे भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो आया समझ में, धन मान है तो सेम यही आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं ऋण मान के लिए, ठीक है ना। तो f-5 है ऋण। अब ऋण के लिए उन्होंने क्या लिखा है, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ऋण है, तब आंसर कितना आना चाहिए, तब आना चाहिए ऋण और जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब देखो मैं इस केस में लिखता हूँ, जैसे -5 है, ठीक है। तो इस केस में अब मैं इसकी मदद से तुम्हें इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। तो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो क्योंकि इस बार x की वैल्यू -5 है ना, तो इस वाले ऊपर वाले में तो आ नहीं रहा, इस वाले में आ रहा है, ठीक है। तो अब आंसर कितना होना चाहिए, -x। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ माइनस, उसके बाद x की वैल्यू, तो बच्चों x की वैल्यू क्या है, इस बार x की वैल्यू -5 है, ध्यान रखना ये है x इस बार। पिछली बार x ये था, ठीक है ना, x 5 था, इस बार x बराबर कितना है, -5 है, ध्यान रखना x -5 है। तो मैं यहाँ पे -x का मतलब है माइनस मैंने पहले लगा दिया, अब x की वैल्यू रख देता हूँ -5।
तो क्या मिला मुझे, फिर से +5 ही तो मिला। तो तुम ध्यान से देखोगे इन शॉर्ट, और तुम्हें यहाँ पे अगर समझा दूँ तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब धन है, तो यहाँ पे भी धन, x की वैल्यू अगर धन रख दो तो धन ही तो आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 0 मतलब ऋण है, तो x की वैल्यू यहाँ पे ऋण है, ऋण और ऋण, ये भी बाहर से ऋण है, ये भी ऋण है, तो ऋण और ऋण कितना हो जाता है बच्चों, धन हो जाता है। तो कुल मिला के इसमें मापांक फलन की खास बात होती है कि इसमें जो परिसर होता है हमेशा क्या आता है, f(x) की वैल्यू हमेशा क्या होती है, धन आता है। परिसर हम f(x) की वैल्यू को ही तो बोलते हैं, f(x) बराबर y होता है ना, पता है ना तुम्हें, इसको f(x) को हम y भी बोलते हैं, f(x) को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, तो y बराबर x या y बराबर -x, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आती है, हमेशा प्लस में ही आती है। ये भी पॉजिटिव है और ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव ही, लग तो नेगेटिव रही है लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मापांक फलन की खास बात होती है इसका परिसर हमेशा प्लस में ही आता है बच्चों, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, हम इस मापांक फलन का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, बिंदु चाहिए होते हैं ना, तो हम कुछ बिंदु ले लेके इसको ग्राफ को बनाएंगे। तो देखो बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम जैसे रखते हैं x बराबर, यदि x बराबर 0, ठीक है, तो y कितना होगा, ठीक है। तो 0 के केस में ये है ना, 0 है, तो कितना हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। ये तुम्हें यहाँ पे और शॉर्ट में बताऊँ तो अभी हमने ये पढ़ा ना कि f(x) बराबर कितना पढ़ा, mod x, लेकिन आलेख के लिए हम इसको अगर ऐसे करें y = mod x, ठीक है। तो अब तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो अब हम इजीली जल्दी से हम बिंदु निकाल सकते हैं, इसकी मदद से निकाल लो बिंदु, ठीक है। कैसे, मैं x बराबर 0 रखता हूँ यहाँ पे, तो y बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बिंदु मिला हमें, 0 0। अब मैं x बराबर रखता हूँ +1 रखता हूँ, तो यहाँ पे 1 रखता हूँ मैं, x की वैल्यू 1, mod 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी, तो y बराबर 1। तो एक बिंदु क्या मिला, 1 1। ऐसे बच्चों x बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो y बराबर भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, एक बिंदु मिला 2 2, ठीक है। x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर भी कितना मिलेगा, 3, तो ये 3 3 ऐसे मिल गए, ठीक है। अब हम थोड़े से और बिंदु लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अब नेगेटिव साइड में जाएंगे, मतलब x बराबर हम बार बार 0 1 2 3 आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं ना, x की धन दिशा की ओर, हम थोड़ा ऋण की ओर भी बढ़ते हैं, x की वैल्यू माइनस में लेना शुरू करते हैं। तो x की वैल्यू अगर -1 लें, ठीक है ना, x की वैल्यू -1 ले, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया, जब x की वैल्यू हम -1 भी लेते हैं, यहाँ पे किए थे ना -5 लिया, लेकिन आंसर में प्लस में ही आता है हमेशा। तो अगर हम x की वैल्यू -1 लेंगे तो y की वैल्यू +1 आएगी, x की वैल्यू -2 लेंगे तो y की वैल्यू +2 आएगी, x की वैल्यू -3 लेंगे तो y की वैल्यू +3 आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमने बिंदु हमें मिल गए हैं, इसमें बहुत सारे बिंदु मिल गए हैं, ठीक है। तो इनसे हमें, लेकिन ध्यान रखना तुम एक बार प्लस वाले लेना, एक बार माइनस वाले भी लेना, तब जाके ये अच्छे से इसका ग्राफ बन पाएगा, नहीं तो ढंग से इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जो एक तो 0 0 है और एक ये प्लस वाले बिंदु है और एक ये माइनस वाले बिंदु है, ठीक है। इनकी मदद से इजीली हम इसका ग्राफ बना सकते हैं बच्चों। तो देखो मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो ग्राफ के लिए मैंने लिया, क्योंकि अभी हमने 3 ही बिंदु कर रखे ना, तो 1 2 3 भी करेंगे ना, तो हमें इजीली इसका ग्राफ बना सकते हैं, -1 -2 -3, ठीक है ना, -1 -2 -3, ठीक है, 1 2 3, ये y अक्ष है ना, ठीक है, और ये x अक्ष है, ये x की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये y की नेगेटिव डायरेक्शन है नीचे, ठीक है। तो अब हम ये बिंदु बना लेंगे, कौन कौन से था, सबसे पहले 0 0 था, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको 0 0, तो यही होता है मूल बिंदु। नेक्स्ट है 1 1, तो x पे 1 चले, y पे भी 1 चले, तो ये बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट है 2 2, तो x पे चले 2, y पे भी चले ऊपर की ओर 2, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है 3 3, x पे चले 3, y पे भी चले कितना 3, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों ये वाला -1 और 1, x पे चले -1 और y पे भी चले 1, -1 नहीं +1, क्योंकि y +1 है, x पे -1 इधर चले लेकिन y पे भी प्लस में चले ऊपर। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट है x पे -2 और y पे +2, x पे -2 y पे +2, और नेक्स्ट लास्ट है x पे -3 चले और y पे तो +3 चले, ऐसे -3 और ऐसे ऊपर +3। तो अगर हम इनको अब ड्रॉ कर लें, देखो यहाँ ये बिंदु लिए थे ना, फिर ये और ये बिंदु लिया, ये, तो बच्चों हमेशा ये क्या बनती है, एक सरल रेखा बनेगी, ठीक है ना। ये देखो ये ढंग से मैं मिल नहीं पाया, स्केल से तुम लोग मिलाओगे, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्राफ पेपर में नहीं है तो ऐसा लग रहा है कि ये कि सरल रेखा नहीं है, लेकिन ये सरल रेखा ही आती है बच्चों, ठीक है ना। ये लाइन आती है, और वैसे भी लाइन आनी भी चाहिए, 2 लाइनें आनी चाहिए, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया
अगर इसको हम लिखें तो y इक्वल टू एक्स होगा और y इक्वल टू माइनस एक्स होगा। तो मैंने बोला था ना x की पावर अगर 1 होती है तो वो रेखा की समीकरण आती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दो रेखाएं समझ लो, एक y बराबर x रेखा, एक y बराबर माइनस एक्स रेखा। तो y बराबर x रेखा एक ये हो गई और y बराबर माइनस एक्स रेखा ये हो गई। तो ये दो रेखाएं आपस में एक तरीके से मिलती हैं, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका आता है। ये लाइन्स है, ठीक है, इसको अगर तुम अच्छे से बनाओगे तो ये बिल्कुल रेखा ही बनेगी ये। ठीक है, तो ये रफली मैंने तुम्हें बताया। तो इस तरीके से मापांक फलन हो गया। तो बच्चों अगर हम ये देखें कि मापांक फलन में अगर प्रांत और परिसर देखें कि प्रांत क्या होना चाहिए, इसका परिसर। अब हमें पता है कि रियल नंबर और रियल नंबर प्रांत यहीं से लेना है, परिसर भी यहाँ से लेना है, लेकिन क्या आना चाहिए प्रांत का मतलब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, किसका मान, x का मान। मतलब हम यहाँ x का क्या क्या मान रख सकते हैं। तो बच्चों x का तो हम कुछ भी मान रख सकते हैं, 1 2 3, 1/2, 2/3, 3/4, -1, -2। x की तो वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। इसका मतलब है जो इसका प्रांत क्या हो गया, r ही हो गया, कोई भी रियल नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है परिसर। परिसर किसे बोलते हैं, किसकी वैल्यू, fx की वैल्यू या y की वैल्यू। ठीक है ना, fx ही तो y होता है, fx ही y होता है। और y की वैल्यू कितनी आती है, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा कि y की वैल्यू मॉड x आती है। ठीक है ना, अब मॉड x क्या आता है, हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव ही आता है, मतलब कुछ भी कर लो पॉजिटिव ही आना। ये नंबर भी क्या है, y की वैल्यू या तो x होती है, y की वैल्यू -x होती है। लेकिन मैंने बताया ये वाली चीज़ भी पॉजिटिव है और ये -x है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो कुल मिला के जो हमारा y की वैल्यू हमेशा धन में आती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका प्रांत तो क्या है, r है, लेकिन परिसर क्या है, परिसर में केवल पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेंगे। ठीक है, तो प्रांत में क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि ऋणेतर वास्तविक संख्या है, हम इसका प्रांत लिख सकते हैं। ऋणेतर मतलब जो ऋण ना हो। मैंने धनात्मक क्यों नहीं लिखा, धनात्मक इसलिए नहीं लिखा, जीरो भी तो आ सकता है, जीरो भी तो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए धन नहीं जब हम धन की बात करते हैं ना, खाली धन लिखते हैं तो दरअसल जीरो छूट जाता है। इसलिए कई बार हम धन ना लिख के ऋणेतर लिखते हैं जब, तो उसमें धन भी आ जाता है ऋणेतर में और शून्य भी आ जाता है। तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला बच्चों। ठीक है ना, इसका y का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, जीरो आ सकता है और या प्लस में आ सकता है। इसका मतलब ऋण नहीं आएगा तो उसे बोलते हैं ऋणेतर। तो कौन सी, ऋणेतर वास्तविक संख्याएं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसका प्रांत। ठीक है ना, तो प्रांत कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा r हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया प्रांत में तो हम कुछ भी वैल्यूज रख सकते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट है इसका परिसर। तो परिसर क्या होता है इसका, हमेशा मापांक फलन का परिसर जो होगा सभी क्या है, ऋणेतर वास्तविक संख्या, मतलब ऋण नहीं होनी चाहिए, ऋणेतर वास्तविक संख्याएं। प्रांत तो सारी की सारी वास्तविक संख्या हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याएं जो ऋण ना हो। ठीक है, वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं परिसर में इसका आ जाता है। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका भी होता है एक परिसर को। ऋणेतर वास्तविक संख्याएं दरअसल कौन सी होती हैं मैं बता दूं। ऋणेतर वास्तविक संख्याएं मतलब जो ऋण ना हो। ठीक है, तो ऋण जो संख्या रेखा अगर तुम देखोगे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या रेखा होती है और इसमें क्या होता है, बीच में जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस तक, तो हमें यहाँ माइनस तक की संख्याएं लेनी, जीरो से ठीक पहले माइनस होगा। ठीक है ना, तो हमें जीरो से स्टार्ट करना है एक तरीके से। कहाँ से स्टार्ट करना है, तो तुम्हें पता है ना जो r होता है इसको हम अंतराल रूप में लिख सकते हैं, तुमने पढ़ा था। ठीक है, तो मैं इसको अंतराल रूप में यहाँ पे लिखना चाहूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा यहाँ पे जीरो से और कॉमा लगाऊंगा और कहाँ तक चल रहे हैं, ऋणेतर मतलब ऋण ना हो, जीरो से लेके और अब पॉजिटिव साइड ले रहे हैं तो कहाँ तक चलेंगे, अनंत तक। तो इसको हम अनंत लिखेंगे बच्चों। और अनंत में हमेशा कौन सा ब्रैकेट लगता है, छोटा ब्रैकेट। मैंने तुम्हें बताया था ना बड़ा कब लगता है, छोटा का कब। बड़ा का मतलब है हम इस चीज़ को भी ले रहे हैं, ठीक है ना, और छोटे का मतलब हम इसको नहीं ले रहे हैं। तो अनंत को हम नहीं लेंगे, अनंत को इसलिए नहीं लेंगे, अनंत कुछ होता ही नहीं है, वो तो कोई काउंटिंग कहीं ना कहीं पे ख़त्म तो होनी होगी। इस वजह से हम लोग मान लेते हैं कि अनंत कुछ होता होगा, लेकिन हमें पता नहीं है, काउंटिंग तो बहुत ही आगे तक चलेगी, हमें क्या पता कि कहाँ तक चलनी है। ठीक है, तो हमने मतलब हमने काल्पनिक रूप से मान लिया कि कोई अनंत कोई संख्या होती है। ठीक है, लेकिन असली में वो क्योंकि होती नहीं है अनंत कुछ, ठीक है, उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो उसमें हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाते हैं अनंत में। अनंत में कभी भी बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना, क्योंकि अनंत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, यानी कि अनंत से ठीक पहले तक की संख्या में लेनी है, तो जीरो से अनंत तक। इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों जो नेक्स्ट फलन है वो है चिन्ह फलन। ठीक है, इन बहुत ही शॉर्ट में, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत
शॉर्ट में इसके बारे में बता रहे हैं कि जो ये फलन होता है, ठीक है, सबसे पहले तो कहाँ से कहाँ तक होता है ये परिभाषित, ठीक है। तो लगभग जैसे सारे के सारे फलन हो ही रहते हैं आर से आर में, ये भी ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। तो आर से आर में ये फलन परिभाषित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि परिभाषित किस प्रकार से है, ठीक है। तो परिभाषित ये ऐसा होता है बच्चों, ये फलन देखो ध्यान से, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इस एफ एक्स की 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। इस बार इस एफ एक्स की इतनी वैल्यूज़ हो सकती हैं, 3 ही वैल्यू फिक्स हैं इसकी। एक होती है 1 होती है बच्चों, एक होती है 0 होती है, और एक होती है -1, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे x लिख ही नहीं रखा है, देखो ध्यान से। अभी तक एफ एक्स वाला आ रहा था ना, कभी mod x आ रहा था, कभी x² आ रहा था, कभी x³ आ रहा था, ठीक है। एक बस अचर फलन था जिसमें एक x नहीं आ रहा था, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे x नहीं है कहीं पे, इसका मतलब बस ये 3 वैल्यूज़ आएंगी एफ एक्स, या तो 1 आएगी, या 0 आएगी, -1। लेकिन कब 1 आएगी, कब 0 आएगी, कब -1, ये देख लेते हैं। तो यदि x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, मतलब 0 से बड़े का मतलब क्या होता है, धन। तो एफ एक्स बराबर कितना होता है, 1 आता है। यदि x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एफ एक्स कितना होता है, 0 आता है। और यदि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती है, -1। इसको हम उदाहरण से समझ लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछें कि f3 की वैल्यू निकालो, ठीक है, f3 की वैल्यू। तो हम देखेंगे x की वैल्यू अभी कितनी है, 3 है ना, तो f3 क्या होगा। तो हम देखेंगे कि ये कंडीशन लग रही है, कि ये लग रही है, कि ये लग रही है। तो हम ध्यान से देखेंगे कि x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 धन 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, 0 से छोटा होता है। तो 3 तो 0 से बड़ा होता है ना, इसका मतलब ये कंडीशन लग रही है। तो इसका मतलब सीधा सीधा f3 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1। ऐसे ही मान लो f5 निकालना है, तो वो भी कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 भी 0 से बड़ा होता है, मतलब धन संख्या होती है। आया समझ में। ऐसे ही बच्चों अगर मैं f0 निकालूँ, f0, तो तब हमें देखना है कि x की वैल्यू कितनी, 0। तो हम ये सेकंड वाली कंडीशन में आएंगे। तो यहाँ से f0 का मान कितना आएगा, 0। और लास्ट है बच्चों, अगर f की वैल्यू मान लो माइनस में आती है, -3, तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू भी माइनस में है ना। तो पहली कंडीशन है नहीं, दूसरी कंडीशन है नहीं, तीसरी कंडीशन देखो, x की वैल्यू 0 से कम, मतलब नेगेटिव। तो x की नेगेटिव है ना, तो आंसर कितना आएगा, -1 ही आएगा। अगर f -4 कर दूँ मैं, तभी भी -1 आएगा। f -5 कर दूँ, तभी भी कितना आएगा, -1 ही आएगा। तो इसका मतलब इसके जो आंसर, जो इसके y की वैल्यूज़ हैं, या जो इसका परिसर, उसमें या तो 1 आता है, ठीक है, या 0 आता है, या -1, यही 3 आते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हम इसका आराम से प्रांत और परिसर भी बता सकते हैं बच्चों, बहुत आसान है। प्रांत तो तुम्हें पता चल रहा होगा, प्रांत का मतलब होता है x का मान। तो x का मान तो हम कुछ भी रख सकते हैं, x का जो मर्जी मान रखो, ठीक है ना। कुछ ऐसा तो है नहीं, पॉजिटिव भी रख लो, नेगेटिव भी रख लो, 0 भी रख लो, कुछ भी रख लो। इसका मतलब प्रांत तो कितना हो जाएगा, r। अब नेक्स्ट है परिसर। परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू, ठीक है ना। एफ एक्स को y भी बोलते हैं ना, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू बच्चों क्या क्या मिल रही है, 3 ही तो वैल्यू मिल रही है, या तो 1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या -1 मिलेगा। इसका मतलब परिसर बहुत सिंपल हो गया, क्या हो गया, 1, 0 और -1, बस यही तो मिल रहा है परिसर में, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो परिसर ही आ गया, प्रांत ही आ गया। तो बहुत ईजीली हमने ये देख लिया इसको, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ, इसका क्या बना लेते हैं, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ भी इजीली इसका ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ बिंदु ले लो, जैसे कि x की वैल्यू 0 रख के देख लो। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ बिंदु लेता हूँ, देखो यहाँ पे ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ बिंदु लेता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले x बराबर कितना रख देता हूँ, 0। तो तुम्हें पता है x बराबर 0, तो y बराबर भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो y बराबर 0, तो एक तो ये बिंदु मिल गया, ठीक है। देखो इसका थोड़ा अलग टाइप का ग्राफ आएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अब इस वाले से लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी में एक बार मान लो x बराबर 1 ले लेता हूँ। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो y की वैल्यू हमेशा 1 आती है, ठीक है। तो x बराबर 1 लिया, तो y की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। एक 1 1 हो गया। अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, तो भी y की वैल्यू कितनी 1 आएगी, क्योंकि 2 भी क्या है, 2 भी पॉजिटिव है, तो 2 1 आ गया। अगर x की वैल्यू मैं 3 लूँ, तो भी बच्चों क्या आएगा, y की वैल्यू 1 ही आएगी। पहली वाली कंडीशन ही चलती जा रही है। मैं x की वैल्यू 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, 6 लूँ, कुछ भी लूँ पॉजिटिव में, 1 ही आता जाएगा y की वैल्यू, ठीक है। तो 3 1 हो गया। ऐसे ही बच्चों x की वैल्यू 4 लूँ, तो y इक्वल टू 1 ही आएगा, 4 1, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। एक तो ये बना, ठीक है ना, एक बना ये वाला, ठीक है, बिंदु।
एक ये बिंदु बने, एक ये वाले बिंदु बने। एक नेक्स्ट अगर एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव में लूँ, ये थर्ड वाला, ठीक है, तो तब क्या आएगा, वाई की वैल्यू हमेशा -1 आएगी ना। तो एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव में लेता हूँ, एक्स की वैल्यू मैंने -1 ली, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो एक बिंदु मिला -1। अगर एक्स की वैल्यू में -2 लूँ तो वाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, फिर से -1 ही आएगी। तो -2 -1। और एक्स की वैल्यू -3 लूँ तो वाई की वैल्यू फिर से -1 आएगी, तो -3 -1। एक्स की वैल्यू अगर -4 लूँ, ठीक है, -4 लूँ तो वाई की वैल्यू फिर से -1 आएगी, तो -4 और -1। तो एक ये आ गया बच्चों, ठीक है। तो हम 3 टाइप के हमने पढ़ लिए, एक ये आया, एक ये आया, ये। पहले तो हम सब बिंदु को बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो कहाँ तक हमने हाईएस्ट बनाया, 4 तक ना। तो हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये रफली थोड़ा सा बनता है क्योंकि मैं इसे ग्राफ पेपर में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। 1 -1, ये माइनस माइनस आएगा ना, -2 -3 और -4, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है, ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है, ये एक्स है, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। ये बिंदु बना लेंगे। सबसे पहले x 0 0, तो हम इस बिंदु को बना लेंगे, ये बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेना, क्यों गाढ़ा करना है अभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये मैंने इसको गाढ़ा किया थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इन बिंदुओं को बनाते हैं। ये क्या है, 1 1, तो x पे 1 चलना, y पे भी 1 चलना, ये 1 1, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु आ जाएगा 2 1 2 1, ये, ठीक है। नेक्स्ट है 3 1, x पे 3 y पे 1, 4 1, ठीक है। अभी इस ग्राफ, ये थोड़ा सा ग्राफ अलग सा ग्राफ है थोड़ा सा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना है इस ग्राफ को, ठीक है। और नेक्स्ट है, ये बिंदु बना लिए, अब ये वाले बनाते हैं, ठीक है। x की वैल्यू -1 -1, तो एक बिंदु ये बनाया। फिर -2 -1, x की वैल्यू -2 -1, ठीक है ना, सॉरी, x की वैल्यू -2 और -1, ये। फिर x की वैल्यू -3 और फिर -1, नीचे की ओर -1 चल रहा है y पे, ऐसी -4 और -1। तो ये इस तरीके से चल रही है ना, ठीक है। इस तरीके से हम ऐसे बढ़ते रहेंगे। अब देखो इस ग्राफ को बनाना कैसे है, तुम देखोगे तो कुछ बिंदु यहाँ है, कुछ बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ पे, तो ऐसे मिला के इस ग्राफ को नहीं बनाना सबसे पहले तो बच्चों ध्यान से देखो इसमें क्या अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें दरअसल ये हो रहा है कि हमने जो बिंदु लिए हैं 1 1 2 1, तो यहाँ से लेने शुरू किए, तो इन बिंदु को अगर तुम मिलाओगे तो रेखा टाइप की बन रही है ना ये, और ये आगे तक जाती रहेगी ये रेखा इस तरीके से, तो सिंपल जाएगी। तो इसमें हम एरो बना देंगे, ठीक है। अभी लेकिन तुम इसको ध्यान से देखोगे अगर, ठीक है ना, इस वाली रेखा को, ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे लिखा है y = 1, ठीक है ना। तो x इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो बच्चों x की वैल्यू 0 से बड़ी तो खाली 1 ही थोड़ी है, 0 से बड़ी नंबर तो यहीं से आना शुरू हो जाएगा ना, यहीं से आना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि हम यहाँ पे अगर बिल्कुल इस जगह से भी शुरू करें, इस जगह से, तो ये रेखा जो शुरू होगी ना बच्चों, यहीं से शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, ये रेखा जो शुरू होनी है यहीं से शुरू हो जाएगी और ऐसे में चलेगी। ऐसी सेम बच्चों ये वाली अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो ये रेखा इधर की ओर जा रही है, अनंत तक जाएगी। और ऐसी ये रेखा बच्चों कहाँ से स्टार्ट होगी, इस जगह से होगी, और ये हम एक सर्कल इसमें बनाएंगे। अब एक खास बात है, यहाँ पे मैंने सर्कल कैसा बनाया, देखो ध्यान से। सर्कल मैंने बनाया, खाली सर्कल बनाया। खाली क्यों बनाया होगा, खाली मैंने इसलिए बनाया कि हमें x की वैल्यू 0 पे तो ये वैल्यू है ना, तो इस हमें 0 पे नहीं लेनी, इसलिए मैंने सर्कल खाली बना दिया। x की वैल्यू जब 0 से थोड़ी सी भी ज़्यादा होगी बच्चों, थोड़ी सी हल्की सी भी ज़्यादा होगी, तो देखो ध्यान से देखो फिर से, x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की वैल्यू 0 होती है, तो वो पॉइंट तो ये आ गया, इसीलिए हमने इसको डार्क किया। ये भी ग्राफ के अंदर आता है, ठीक है ना। ग्राफ में केवल ये लाइन और ये लाइन ही नहीं आ रही, ये भी ग्राफ है। तो ग्राफ में 3 चीज़ें, एक ये और एक ये है, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये वाला हो गया, 0 0 वाला क्लियर हो गया, ये बीच वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है x की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा, थोड़ी सी भी, x की वैल्यू 0 से बस थोड़ी सी भी ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा का मतलब है x की वैल्यू मैंने 0 से, ये 0 है ना, तो x की इधर की ओर चला मैं, ठीक है ना, मैं हल्का सा केवल इतना चला मैं, तो इतने में ही वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है x की वैल्यू 0 से थोड़ी भी ज़्यादा होती है तो y की वैल्यू 1 हो जाती है।
तो x की वैल्यू में 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा चला तो y की वैल्यू 1 हो गई, तो मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर चला तो फिर से ये आ गया। तो इस तरीके से इस रेखा, ये वाली रेखा यहाँ पे एक इस तरीके से रेखा बच्चों बन जाएगी। बस यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें सर्कल कौन सा वाला करना है, यहाँ पे हमें सर्कल बस ब्लैंक रखना है, क्योंकि हम 0 पे 0 वैल्यू है, ठीक है, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं गोला, ठीक है। तो ये वाले को दोनों गोले कैसे रखने हैं, खाली रखने हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो होगा, अब हमारा फलन लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। एक फलन और है महत्तम पूर्णांक फलन, वो नेक्स्ट पे देखेंगे, और उसके बाद कुछ और प्रांत परिसर निकालना हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा चांसेस है कि ये जो हमारा है इसकी एक्सरसाइज हैं ये हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। 3 तक जो एक्सरसाइज हैं ये हमारा कंप्लीट हो जाएंगी नेक्स्ट उसमें। अभी होमवर्क क्या है, होमवर्क बस यही है कि तुम्हें जो मैंने फलन बताए अभी तक, इनको अपनी कॉपी में करना है, समझना है कि क्या क्या मैंने बताया, और इससे पहले के भी जो भी फलन है उनको भी समझना है।